संपर्क अधिकारी नई दिल्ली डॉक्टर रेणु बालाजी और इस पूरे आयोजन में बहुत ही सक्रिय और बहुत ही ऊर्जावान डॉक्टर लिपि पुष्पा देवता जी, जिन्होंने अपने उद्बोधन में कहा था कि हिंदी हमारी आत्मा में बसी हुई है और हिंदी भाषा और संस्कृति और परंपरा की कुंजी है। तो सारे आयोजन की कुंजी उनके पास है। आदरणीय राम टेके साहब ने धारा 3 के माध्यम से और जो 14 सूत्र होता है कि 14 के अंतर्गत हम सारे दस्तावेजों का दुभाष्य करें, उसका पालन करें, उसके क्रियान्वयन पर जोर दिए। इतनी सुंदर कार्यशाला चल रही है और जिस प्रकार से पी राय साहब ने अपनी बात रखी है, मैं तो एक चूंकि साहित्य का स्कॉलर हूँ, उस नाते मैंने सोचा कि सर के बारे में क्या कहें। तो आपने अपने संबोधन में 3 आर्टिकल की चर्चा की, 310 और 311। आपका ये सारा आयोजन अनुच्छेद 309 की तरह है, क्योंकि नियम बनाने के बाद उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, कैसे सरल करें, कैसे उसका मंथन कर रहे हैं। सब लोग पूरे देश से आए हुए लोग, कोलकाता से, बिहार से, दक्षिण से, कोई मराठी भाषी है, कोई उड़िया, सब लोग हिंदी की मणिमाला से जुड़े हुए हैं। तो ये पूरा आयोजन अनुच्छेद 309 का प्रतिनिधित्व कर रहा है। स्वयं पी राय साहब, चूंकि उनका नाम ही है आनंद प्रकाश राय साहब पी राय, तो प्रसाद का सिद्धांत में प्लेजर दे रहे, डॉक्टर प्लेजर है। और 311 जो है, जो कि BM तिवारी साहब विजय के प्रतिमूर्त हैं, विजय नारायण तिवारी, तो सुरक्षा का कवच प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार से 309, 10 और 11 की त्रयी को समाहित किए हुए अपना एक कार्यशाला चल रही है। दूसरी बात बराबर बात कही जा रही है कि हम अनुच्छेद 1976 के नियम 6 और 12 जो कि मुख्य कार्यपालक और उसके महानिदेशक के द्वारा निर्देशित किए गए, उनकी देखरेख में चलेंगे, तो उसका हम पालन करते रहें। और पालन न करने से क्या होगा, तो उसके जो है रिपक्शन जिसे कहते हैं, उसके बारे में आपको बताया। इसलिए पालन करना तो हमारा मूलभूत कर्तव्य है ही, और इसीलिए सारी गोष्ठियाँ कार्यशालाएं हो रही हैं। सारी चर्चा के मूल में हमने ये अनुभव किया कि राय साहब ने अनुच्छेद 120, 210, 343, 44, 45, 46, 17, 18, 49 की बात की, और उसके माध्यम से बहुत संक्षेप में, जिसकी स्लाइड बहुत बड़ी थी, बहुत संक्षेप में अपनी बात उन्होंने उसको बड़ी सामासिक शैली में रखी। और जिस प्रकार से अद्यतन आज जो नवाचार की बात है, कार्यशाला का जो मुख्य है कि नवाचार और कार्यक्रम कैसे हम अपने जो दैनिक जीवन में, दैनंदिन जीवन में, दैनिक रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम कार्य कर रहे हैं, उसको सुगम, सरल, सहज बनाएं। उसके लिए जो है अनुवाद, जो एक बहुत जटिल और कठिन चीज लगती थी, उसको कैसे आदरणीय BM तिवारी सर ने बताया कि हम तकनीक के माध्यम से हम अनुवाद को कार्य कर सकते हैं और वॉइस रिकॉर्डर, वॉइस टाइपिंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये वास्तव में कार्यशाला हमारे लिए बहुत ही उपादेय है और बड़े उदाहरण दे करके उन्होंने हमारे समक्ष अपनी बात रखी है। मैं व्यक्तिगत लाभान्वित हूँ। अब मेरा जो विषय है वो आदरणीय लिपि मैडम ने जो रखा था कि हम कुछ ऐसी करें कि हम भाषा ही पढ़ाते हैं विश्वविद्यालय में लंबे समय तक। तो मैंने अनुभव किया कि कुछ आपसे व्यवहारिक चीज़ों की इसको साझा करें। जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि जो हमारे गुरु हैं प्रोफेसर सुरसा दीक्षित जी प्रथम सत्र उद्घाटन सत्र में रहे, और उन्होंने अपने पहले ही वाक्य में कह दिया था कि सरल और कठिन कोई चीज़ नहीं होता, सहज असहज होता। हम आत्मसात कर लेने से, तो मुझे तमाम बड़े भाषाविदों के सानिध्य में कार्य करने का अवसर मिला। मैंने स्वयं रामदास शर्मा का PhD का कार्य किया, जो भारतवर्ष के बड़े लिंग्विस्ट माने जाते हैं, बहुत बड़े भाषाविद माने जाते हैं। दर्जनों पुस्तकें लिखी, भाषा और समाज, राष्ट्रभाषा की समस्याओं पर, प्राचीन भाषा पर हिंदी 3 खंडों में जो है बहुत पुस्तकें लिखी, राष्ट्रभाषा की समस्याएं, तमाम पुस्तकें। देश के बड़े इंग्लिश के विद्वान थे, वो हिंदी में आए और 50 पुस्तकें लिखी, बड़ा नाम, बड़े कृतिक हैं, आलोचना और भाषा के बड़े मर्मी विद्वान हैं।
जब उनके रेफरेंसेस आते हैं तो जो सोशल लिंग्विस्ट हैं वो सपीर पावालो बड़े बड़े विद्वान जो हुए हैं उनकी चर्चा करते हैं वो, और चॉम्स्की की तुलना में वो पाणिनि को, भारतवर्ष की जो पाणिनि का जो है उल्लेख करते हैं। आप जानते हैं कि हिंदी में तमाम वैयाकरण ग्रामेरियन हुए हैं, जिसे कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, ऐसे ही हम देवेंद्र नाथ शर्मा को पढ़ते हैं, भोलानाथ तिवारी, कैलाश चंद्र भाटिया, भानु प्रसाद उप्रेती, बड़े बड़े भाषाविद और वैयाकरण, उन पर हम लोग नियमित रूप से पाठ करते, शोध कराते हैं। ये जो हिंदी संविधान में जो हिंदी विनिर्दिष्ट है, संविधान के 17वें भाग में, जिसकी चर्चा भी आदरणीय राय साहब कर रहे थे, और 17 भाग से पूर्व 210, 120 की बात हो रही थी, और अष्टम सूची में जो 15 से 18 और 22 भाषाएं हो गई, धीरे धीरे आप देखेंगे कि सबके मूल में, चूंकि जो 351 की बात है ना कि हम मूल पहले संस्कृत से ले, फिर हिंदुस्तानी और भारतीय भाषाओं से, फिर इस प्रकार की बात समाज से, मूल में संस्कृत। और आप देखेंगे कि जो कठिन शब्द कैसे लगते हैं, तो हम जानते हैं कि जैसे अंग्रेजी में सफिक्स और परफिक्स होता है, हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं? शब्द के पूर्व जो लगते हैं वो होते हैं उपसर्ग, और शब्द के अंत में लगते हैं वो होते हैं प्रत्यय। ये उपसर्ग और प्रत्यय स्वतंत्र शब्द नहीं होते, ये होते हैं शब्दांश, और शब्दांश होने के नाते इनकी स्वतंत्र सत्ता तो नहीं है, लेकिन जब शब्द का साथ लगते हैं तो शब्द का अर्थ गौरव बढ़ा देते हैं या गिरा देते हैं। जैसे कि आदरणीय दीक्षित जी कह रहे थे सु और कु की बात में, तो सु है सुविचार, विचार है अच्छा विचार, और कु लगा था कुविचार। तो उपसर्ग और प्रत्यय का अर्थ ये, उपसर्ग का अर्थ होता है किसी भी शब्द से पूर्व लगने वाले वह शब्दांश जो शब्द के अर्थ को, गौरव को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं। अपकर्ष या अपकर्ष करते गिरा देते हैं, और उत्कर्ष करते हैं। प्रत्यय में क्या होता है? प्रत्यय में यह है कि शब्द का जो मूल आत्मा शब्द की बनी रहती है। जैसे सुंदर में क्या प्रत्यय लगा, सुंदरता, लेकिन कभी कभी हम लोग उसके ध्यान न दे करके सौंदर्य शब्द भाववाचक है, और सौंदर्य में ता लगा के सौंदर्यता वो गलत है। या तो सुंदर से सौंदर्य बना लो, या सुंदर से सुंदरता बना लो। तो दो विकल्प हैं, सौंदर्य रखें या सुंदरता, और कर देते क्या है? सौंदर्यता, जो गलत हो जाता है। इस प्रकार से गलत का प्रयोग न करें। सरल हिंदी में भी जो है हम ध्यान दें कि व्याकरण सम्मत होना चाहिए। तो पहली चीज है कि शब्द का समुचित सही प्रयोग। एक पुस्तक कैलाश चंद्र भाटिया की इस पर आई है, वो कभी आप लोग ले सकते हैं। वो पुस्तक मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा, पुस्तक रखनी चाहिए। हिंदी शब्दों का ठीक प्रयोग, पुस्तक का नाम है। तो उसमें क्या है कि जो समानार्थी शब्द हैं, तो ऊपर से समानार्थी दिखते हैं, लेकिन कब कहाँ प्रयुक्त होने चाहिए वो पुस्तक उपयोगी है। अभी साहब चर्चा कर रहे थे कि देखो आज तो सब चीज सुगम हो गया। आप जानते हैं कि अभी हमारे बोर्ड दीक्षित बता रहे थे कि भारतीय जो वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग है, जिसका गठन हुआ, और उसका संबंध एनआईसी से जुड़ गया है। शब्दावली बहुत है, शब्दावली हमारे पास में भूविज्ञान की भी है, मृदा की भी है, मरीन जल की भी है, सामुद्रिक शब्द है, सामरिक शब्द है, आयु से संबंधित शब्द है, मतलब न्यूट्रियल साइंस और लाइफ साइंस, पदार्थ विज्ञान जितने भी हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में, गणित की शब्दावली, सारी शब्दावली का अब अभाव नहीं है। आजादी के आसपास था, लेकिन आज की सदी में शब्दावली का अभाव नहीं है। शब्दावली हमारे साथ प्रचुर है। उस शब्दावली को कैसे ग्रहण करें? तो प्रोफेसर दीक्षित जी हिंदी के बड़े विद्वान, उच्च कोटि के विद्वान हैं, और आप देखें कि पूरे विश्व स्तर पर वो जाने जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया, हम लोगों को सूचना दी है कि कभी कभी होता क्या है, जो तकनीकी पाठ्य शब्द हैं वो कुछ कठिन से प्रतीत होते हैं। कारण क्या है कि हम उसमें तमाम प्रत्यय लगा देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका कोई विकल्प भी नहीं है। अगर हम सहज करना चाहें, सरल करना चाहें, तो कोई विकल्प नहीं है। संधि और समास, अब कठिन सहज की जो बात हो रही है, कैसे होता है? संधि लगा करके या सामासिक शब्द बना करके, अथवा कि प्रत्यय लगा करके हम उसको थोड़ा सा कठिन कर देते हैं।
तो उन्होंने कहा, एक उद्बोधन में कहा कि हम अंग्रेजी की तरह वो कंपोजिट न बनाएं, उसको कॉम्प्लेक्स वाक्य न बनाएं, छोटे छोटे वाक्य बनाएं, जो कि जैसे कि जो बता गए हो ऐसा न करें, उसको छोटे वाक्य जैसा कि मैंने कहा इस प्रकार का न करें। तो पारिभाषिक शब्द एक तो है शब्दावली, दूसरा है वाक्य विन्यास और तीसरी चीज है व्याकरण। अगर हम तीन चीज पर थोड़ा थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे तो गलतियां शायद नहीं होंगी। उदाहरण के तौर से गति और अवरोध है, अगर हम संधि करते हैं तो गत्यावरोध हो जाता है। अब इस प्रकरण में बड़ा गत्यावरोध है, अब गत्यावरोध कहने पर थोड़ा कठिन हो जाएगा, गति का अवरोध हो जाता है। अब उसको हमने कर लिया, संधि कर ली, जोड़ लिया। इसलिए ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। भारोत्तोलन, भार को उठाना, तो हम कह सकते हैं भारत, लेकिन कहीं कहीं पर जैसे खेल के शब्द में एक भारोत्तोलन है, तो वहां भारोत्तोलन रखना पड़ेगा। अगर आप एशिया लेवल का कोई खेल हो रहा है तो वहां भारोत्तोलन एक खेल की विधा है, तो वहां तो रखना पड़ेगा। लेकिन सामान्य लेखन में भार का उठाना, तो इस प्रकार से एक शब्द है लिफ्ट। आजकल हम लोग लिफ्ट की हर बड़ी मल्टी बिल्डिंग में लिफ्ट होता है। मैंने उसकी हिंदी देखी, उसकी हिंदी है उत्थापक, मैंने उठाने वाला। अब आप बताइए कितने लोग लिफ्ट को उत्थापक कहते हैं? आप 10वें तल्ले ब्राह्मण साहब वाले बैठे हैं दिल्ली में, तो कोई मिलने वाला आ गया तो यही कहेंगे अच्छा लिफ्ट से आजा, 10वें मंजिल पर है। लिफ्ट को तो उसका देवनागरीकरण किया, ऐसी छूट संविधान ने भी दे दी है कि अगर ऐसे शब्द हैं तो हम उसका लिप्यंतरण कर लें, उसका हिंदीकरण कर लें। तो लाभ ह्रस्व की मात्रा आधार भाव का लगा दें, लिफ्ट हो गए। अब उत्थापक तो ठीक है, हिंदी तो बनी है, जैसे कंप्यूटर की हिंदी आई तो मैंने देखा कि तकनीकी शब्दावली आयोग ने कंप्यूटर के लिए अभिकलित शब्द का प्रयोग किया। अभिकलित, क्योंकि वो गणना नहीं करता है, कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, उसके लिए संगणक। अब अभिकलित कलम करता है, उसमें एनिमेशन भी कर रहे हैं, मूवी बना रहे हैं। अभिकलित, कितने लोग अभिकलित प्रयोग करेंगे? मैं अभिकलित का अधिगम करने के लिए जा रहा हूँ। अब अधिगम मैंने सीखना, तो अधिगम के लिए सीखना कर लो, अभिकलित के लिए कंप्यूटर कर लो। और कंप्यूटर को COMPUTR करके का आधा माँ आधा पा या भी बड़ा मात्रा टारा के हो गया, हिंदी हो गया। तो ऐसे ही जो अंग्रेजी के शब्द है उसका हिंदीकरण, फाइल है, फाइल कर लिया। लेकिन प्लूरल बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं? फाइल्स, तो हिंदी कर दिया फाइलें, फाइलों। तो प्रत्यय हिंदी लगाकर अंग्रेजी के शब्दों का हिंदीकरण करें, और हिंदीकरण करने के साथ साथ प्रत्यय हिंदी का लगा लो तो हिंदी का हो गया। इस प्रकार से द्रुत कार्यों के निष्पादन के लिए, माने जल्दी से कार्य को संपन्न करने के लिए। अब उसी कठिन हो गया, निष्पादन करना थोड़ा कठिन लगता है, तो निष्पादन के स्थान पर आपको उसको संपन्न करना, निपटाना, कार्य निपटान कहते हैं, कार्य निपटान, निपटाना। तो निष्पादन भी ऐसे करिए। तो हम देखें कि सामान्य पत्राचार में, दैनिक जीवन के कार्य लेखन में क्या हम उसके समानांतर कोई सहज लाभ, क्योंकि हमारे गुरु ऋषि जी ने कहा, बड़े विद्वान कवि ने, कि जब तक गांव से लेकर सड़क से संसद तक आम आदमी तक हमारी पहुंच नहीं होगी, तब तक हम हिंदी को बृहत्तर या उसको सर्वव्यापी या कंट्री वाइड देशव्यापी नहीं बना सकते। और यही संघ की हिंदी की, राजभाषा हिंदी की मूल आत्मा है, उसका संदेश ये है कि हम हिंदी को अधिकाधिक लोग करें। तो कार्यान्वयन समिति का तात्पर्य है कि उसका हम कार्यान्वयन करें, राजभाषा कानून समिति में कार्यान्वयन करें, उसका नाम ही रख दिया गया कि अधिक से अधिक कार्यान्वयन करें। तो कार्यान्वयन करने के लिए, और शब्दों के का जो है, हर शब्दों का अपना एक इतिहास होता है, उसका कुछ न कुछ एक रूट होता है। मैं एक बार अध्ययन कर रहा था, तो मैं एक दो उदाहरण देकर के आपके अंदर जो जिज्ञासा है उसको और बढ़ाना चाहता हूँ। जैसे कि एक शब्द है एटलस है, आपके घरों में बच्चे पढ़ते हैं मानचित्र का संग्रह होता है ना, एटलस, जिसमें देखते हैं विश्व का मानचित्र, वो एक संग्रह होता है। तो भोलानाथ तिवारी की पुस्तक, बड़े वैज्ञानिक हैं, रहे हैं, और उन्होंने लिखा शब्दों का जीवन। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि एटलस नाम का एक पहाड़ भी है, तो उस पर जो है, उस पर लोग जाते थे, लेकिन वहां निषेध था कि एक समय एटलस नाम का दैत्य था। अब वो पहाड़ तो बाद में दैत्य था, तो कहते थे कि भाई वहां उस पहाड़ पर न जाना, वहां दैत्य है और वो किसी को मार लेगा, खा लेगा, वहां न जाना। फिर धीरे धीरे उस पहाड़ का ही नाम हो गया एटलस।
एटलस नाम का दैत्य था। ये लिखते पुस्तक भोलानाथ तिवारी अपने शब्दों के जीवन में, हर शब्द की अपनी यात्रा में 2-4 कुछ शब्द आज के जो शब्द हैं उनको रखना चाहता हूँ अभी आपके सामने। जैसे फ्लाईओवर, उपरगामी सेतु कह दिया हमने, भ्रष्टाचार शब्द है, बहुत सारे शब्द में चर्चा कर लूंगा जल्दी जल्दी। तो उसमें कहा उन्होंने कि एटलस नाम का दैत्य था, उस पहाड़ पर रहता था, लोग पहले डरते थे। अंततः एटलस उस पहाड़ पर इतना ऊंचा था कि पूरी दुनिया लगभग दिखती थी, काफी कई कंट्री दिखती थी, तो उस एटलस नाम पहाड़ हो गया। बाद में चूंकि कई कंट्री दिखते थे ऊपर से, इसलिए वो मानचित्र के एक संग्रह को हम एटलस कहते थे। इंग्लैंड में एक स्थान था, उसको कहते थे, तो वहाँ का एक राजा था, उसने दोपहर के समय, क्योंकि लंच का समय होने वाला है, तो खानसामा ने पूछा डरते हुए कि महोदय सर आज दोपहर में क्या बना लें? तो कहा कुछ भी बना लो। अब वो अपना चौपड़ जैसा कुछ खेल रहे थे, देख रहे थे, उसी में मशगूल थे, उसमें इन्वॉल्व थे। तब तक कुछ अपने साथ बना के लाया। ठंडे देशों में नॉनवेज लोग खाते, तो कुछ तिरछा सा उसने सैंडविच जैसा में बनाया और लाते थे। पूछा, बहुत अच्छा लगा, अब मुंह पे तो अच्छा लगता है। पूछा क्या? तो बोला सैंडविच है। तो कहा अच्छा। तो उसने जल्दबाजी में बताया सैंडविच नाम का प्लेस है, एक स्थान है सैंडविच नाम का प्लेस है। तो खाया, खाने का पसंद का नाम पूछा, बता दे सैंडविच। अब वो चलते हुए जब भारत में आया तो यहाँ पर सुबह सुबह लोग सैंडविच लेते हैं वेज वाला, जो उनकी कोना काटते हैं और उसको चाप करके सेक देते हैं, उसमें स्लाइस डालते हैं वेजिटेबल्स का, खीरा और। इसके बाद सोशल साइंस और राजनीति में आ गया। दाहिने वाला एक पार्टी का व्यक्ति है, दूसरा बाएं वाला दूसरा। तो कहते हैं मेरी पोजीशन में आपकी बात मानूं कि इनकी मानूं? राइट कौन प्रयोग की? मेरी पोजीशन तो सैंडविच। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार शब्द चाणक्य के समय में, केवल चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भ्रष्ट है आचरण जिसका, अगर उसको हम समास करें भ्रष्ट है भ्रष्टाचार, लेकिन वो चरित्रगत था, वहां अर्थ की कोई बात नहीं थी। धीरे धीरे अब कोई चरित्र की बात नहीं रह गई इस शब्द से। जो कई बड़ा भ्रष्टाचार में अमुक व्यक्ति लिप्त है, संलिप्त है, लिप्त और संलिप्त, अब सम को लगा दिया गया और इसके साथ साथ और अधिक। तो होता क्या है, श्लिष्ट संश्लिष्ट, तो ये जब जुड़ जाते हैं शब्द, हम उसको समासी बना लेते तो कठिन लगते हैं। भाई लिप्त कह दो, लेकिन संलिप्त, तो वो अपराध इत्यादि में अमुक व्यक्ति उसमें संलिप्त है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ कि वो धीरे धीरे यहाँ पर आया, उसको सैंडविच कहते हैं। आप देखेंगे कि किस प्रकार से शब्द यात्राएं करते हैं। तो भ्रष्टाचार शब्द था, भ्रष्टाचार कोई कहता है कि चरित्र से संबंधित है, पैसे से। अब वो पैसे, तो ये लिंग्विस्टिक में हम लोगों के यहाँ पढ़ाया भी जाता है लिंग्विस्टिक लेवल पर। तो आज जो भी हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं प्रशासन में, कहीं बाहर से नहीं आए, उस बहुत सारे अधिकांश सब संस्कृत से आए। फिर आप जानते हैं कि चूंकि जो हिंदी की शब्द संपदा है उसमें तत्सम भी है, तद्भव भी है, देशज भी है, विदेशी भी है। विदेशी शब्दों में आप जानते हैं कि भारतवर्ष का संबंध उपनिवेश के समय में डच से था, फ्रांसीसी था, पुर्तगाली से था, तो वहां के शब्द आ गए। जैसे आप फाइल में आलपिन लगाते हैं, स्टेपलर को हिंदी बन पाए, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे में, बहुत सारे शब्द था। तो आलपिन शब्द है, पुर्तगाली शब्द है, लेकिन आलपिन को हम आलपिन। तो ये हिंदी की खूबी है कि हमने उसे आत्मसात कर दिया। किसी भी भाषा की उत्तरजीविता, मैंने लंबे समय तक जीवित रहे, किसी भी भाषा की उत्तरजीविता उसका स्थैर्यकरण, स्थैर्य भाव, स्थैर्यकरण, सस्टेन रहेगी, उस बात पर निर्भर करता है कि वो भाषा कितनी आत्मसात कर लेती है। हिंदी ने बहुत सारे बाहरी शब्दों को आत्मसात कर लिया और आगे बढ़ रही है। तो सुगम और सहज बनाने के लिए जो अनुच्छेद 351 कह रहा है, उसको हम उसको केवल अध्ययन न करें, उसको हम सब पालन भी करें। तो बहुत सारे शब्द जैसे कि, लेकिन ध्यान रखें कि कौन शब्द हम कहाँ प्रयोग करें, बस इतनी सी बात है, कार्यान्वयन की बात है। कहाँ पर हम हालत बड़े नाजुक है और हालत बहुत संवेदनशील है। अगर कोई पुलिस अधिकारी है और वहां पर कोई किसी मोहल्ले में घटना कहीं हुई, तो हम अधिकांशतः संवेदनशील शब्द का प्रयोग करते हैं ना। तो अखबार लेखन में या न्यूज बनाने में, लेटर राइटिंग में, गृह भाग में है, अनुभाग में लिख रहे हैं, तो कहाँ पर क्या लिखना, इतनी सी बात है। इसलिए वो पुस्तक मैंने जो आपसे निवेदन किया कैलाश चंद्र भाटिया की,
उसमें सामान्य प्रशासनिक शब्दावलियों का, छुट्टियों का, लीव का, प्रशासन का तमाम शब्द, तो शब्दों का ठीक प्रयोग, ठीक प्रयोग, ये पुस्तक कैलाश भाटिया की अच्छी आई थी कई 1.5-2 दशक बाद। एक पुस्तक और भी है अच्छी हिंदी का प्रयोग, उसमें रोजगार समाचार का इंग्लिश और हिंदी को आइडियल अनुवाद होता है। रोजगार एम्प्लॉयमेंट न्यूज और हिंदी में रोजगार समाचार, पूरे देश में उसका सर्कुलेशन वितरण है। तो उसमें विजय अग्रवाल जो पहले लिखते थे, अब बाद में वो पुस्तक आई, अच्छी हिंदी का प्रयोग, हिंदी का ठीक अच्छी प्रयोग, अच्छा प्रयोग, वो भी पुस्तक अच्छी है। बाकी बाद में कार्यशालाएं कैसी की जाए, तो कार्यशाला संदर्शिका आपने पढ़ा होगा, राजभाषा विभाग के अंतर्गत है कि हम सरल हिंदी का प्रयोग के लिए जो निर्देश दिए गए राजभाषा विभाग द्वारा, उसमें वर्णमाला से लेकर कोश देखने की शैली, तो कोश हम देखते हैं। तो अब चूंकि आजकल तो गूगल का समय हो गया, आदरणीय ऐसा बता रहे थे, नहीं तो कोश देखने का है कि पहले अगर हम कोश देखें तो हम अनुस्वार से देखते हैं, मतलब हिंदी वर्णमाला में तो आ पढ़ाया जाता, आ ही पढ़ाया जाता, लेकिन कोश में पहले अंग आएगा, अंगूर आएगा और अमरूद बाद में आएगा, क्योंकि अंग पहले आता है, फिर अनुनासिक आता है और उसके बाद लेटर आता है, ये क्रम है। और उन्होंने क्रम बताया है वर्णों का कि कैसे व्यंजन और व्यंजन के बाद में उसके कौन से क्रम होंगे, ये क्रम बताया गया है कोश देखने का। तो जो हिंदी अधिकारी हैं या जो हिंदी के प्रति रुचि रखते हैं, जो हिंदी में कार्य करते हैं, तो अगर मैनुअल कोश देख रहे हैं, शब्द कोश देख रहे हैं, तो शब्द कोश देखने का की पद्धति बताई गई है, राजभाषा विभाग के द्वारा बताई गई है, और वो है राजभाषा संबंधी निर्देश। इसके अंतर्गत आप जाएंगे तो उसमें मिल जाएगा। तो एक चीज तो है शब्दों का समुचित प्रयोग, दूसरा है पाठक शब्दावली, तीसरा है व्याकरण, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कठिन और सरल की जो बात है, तो ठीक है, भाषा में ये कहा कठिन और सरल कुछ नहीं होता, हम प्रयोग करने से होता है। लेकिन ये है कि प्रयोग हम जब कर रहे हैं तो देखें इसके समानांतर क्या कोई शब्द है कि नहीं। जैसे उपरिगामी, आजकल हर जगह बड़े शहरों में फ्लाईओवर बने हैं, तो अब फ्लाईओवर भी खूब चल रहा है, और उसके लिए उपरिगामी सेतु, अब ब्रिज भी चलता है और सेतु भी चलता है, तो कहाँ चलेंगे, फ्लाईओवर से ले लीजिए। लेकिन उसके जो सिग्नल सारे हैं, जो जितने भी सिग्नल्स हैं, वो सब तो अंग्रेजी में, आल्पिन बैंड है, यू टर्न है, इसके लिए क्या लाएंगे। इसलिए उसको सब हिंदी, चूंकि हिंदी भाषा समावेशी है और सामाजिक संस्कृति का पालन भी करना है, इसलिए और उसको बेहतर बनाना है। हमको गांव से, विलेज से ग्लोबल विलेज की ओर ले जाना है, वैश्विक क्षितिज की ओर ले जाना है, सबको जोड़ना है। इसलिए थोड़ा उसको लचीला बनाने के लिए और सरबराह बनाने के लिए, इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। अधिक बस जो देखने में क्लिष्ट सा लगता है, क्लिष्ट है नहीं, उसका क्या है कि हम प्रयोग उसका कम कर रहे हैं, प्रयोग में नहीं ला रहे हैं। अब क्या है, कभी कभी क्या है कि जो बहुत अलग अलग भाषा के अलग व्यवहार क्षेत्र होते हैं। एक बड़े भाषाविद हुए हैं रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव, बलिया के रहने थे, अमेरिका में गए, दिल्ली प्रोफेसर थे, कई किताबें लिखी हैं, सोशियोलिंग्विस्ट है, समाज, तो भाषा को समाज से जोड़ने का उन्होंने बड़ा अध्ययन किया है। तो उनका उस पर स्पष्ट मत है कि हम भाषा को समाज से जोड़ते चलें, क्योंकि उद्देश्य यही है। आज हम लोग होम्योपैथी की कार्यशाला में हैं, यही है कि एक आम आदमी से जुड़े, कॉमन मैन से जुड़े, सामान्य जन से जुड़े, और भाषा कैसे हमारे लिए सहज हो, सरल हो। तो उसी के लिए कि हम जो समानार्थी शब्द हैं, अब यहाँ पर होती बात क्या है कि पूरे भारत के स्तर पर किसी भाषा को स्वीकार्यता दिलाने के लिए, उसको एक्सेप्टेंस दिलाने के लिए क्या चीज़ है कि हम भाषा को एकरूपता प्रदान करते हैं, एकरूपता प्रदान करते हैं। लेकिन स्थानीय शैलियाँ भी हैं, तो उससे भी ध्यान रखना से हिंदुस्तानी की बात कही गई है स्लाइड में कि हिंदुस्तानी भी शैली देखते चलें, तो इन दोनों को लेकर चलना होगा। तो एकरूपता के लिए जैसे कि हम सड़क से जा रहे हैं, आपकी बड़ी महंगी गाड़ी है, सड़क से जा रहे हैं, तो आपने क्या किया, पहले पेट्रोल टंकी में पेट्रोल डलाया, तो अंग्रेजी के शब्द है पेट्रोल, लेकिन उसी के बाद गाड़ी में आपने क्या डलाया, हवा डलाया। हवा की बहुत पर्यायवाची है, लेकिन वहां पर उस आदमी से क्या वार्ता करेंगे कि हमारी गाड़ी में हवा डल रही है। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ें,
और किसी संस्थान में गए तो वहां पर हम हवा नहीं कहेंगे, हवा दाब मापी, वायु दाब मापी यंत्र कहेंगे, वायु प्रदूषण कहेंगे। वहां पर भी पानी नहीं कहेंगे, पानी तो यहाँ कहेंगे, या जल पानी दोनों जहाँ छूट है, सामान्यतः भी पानी का संकट है, लेकिन जल संस्थान कहेंगे, अग्निशमन कहेंगे। तो इसलिए तत्सम कहाँ प्रयोग करेंगे और तद्भव, हमको दोनों को लेकर चलना है। आम फहम शब्दों को जन सामान्य शब्दों को लेकर चलना है और परिनिष्ठित परिमार्जित और परिमार्जित शब्दों को लेकर चलना है। इसलिए दोनों छोरों को पढ़ना है उसको। इसीलिए लोकल और ग्लोबल की जो बात है, तो भाषा के स्तर पर भी हमें अपनी स्थानिकता को भी ध्यान रखना है, क्योंकि हिंदी का जो स्वरूप है वो है समावेशी स्वरूप। पूरे 72 भारत के अनेक राज्य हैं, अनेक बोलियां हैं, और उन सब को हम धीरे धीरे कैसे आत्मसात करें, उनको अपना सा लगे। तो ये कार्यशाला बहुत ही हमारे लिए, हम सभी के लिए, और आप देखेंगे हिंदी को इस स्तर पर की सदी में लाने के लिए, उसको तकनीक से जोड़ने के लिए किन विद्वानों ने बहुत तपस्या की। ये जो हम आप उपसर्ग की बात कर रहे हैं, प्रत्यय की बात कर रहे हैं, कारक की बात कर रहे हैं, ये इन सबसे जो है, इन सबसे भी हमारी हिंदी जो है वो नियमित हो रही है, चल रही है। इसका जरा से भी अगर हमने इधर उधर किया तो कुछ का कुछ हो जाता है ना। कारकों का भी बड़ा महत्व है, से का, को का, ने का, इन चिन्हों का, और फिर पंक्चुएशन विराम चिन्हों का, तो इनका भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर आप अपने विभाग में किसी का अभिनंदन कर रहे हैं, किसी का शोक प्रस्ताव दे रहे हैं, किसी का प्रमोशन कर रहे हैं, पदोन्नत कर रहे हैं, तो उन सब की अलग अलग उस लेटर में अलग अलग शब्दावली प्रयोग होगा, उसको भी ध्यान में रखना होगा। और बहुत सारे शब्द हैं, मैं तो चर्चा कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने स्लाइड नहीं बनाई है। स्लाइड तो मैंने उसे बना लिया था, लेकिन उसको पेन ड्राइव पर हम नहीं ला पाए, तो हमने कहा था चर्चा आपके आमने सामने करेंगे। देखिए 2-4 शब्द हम आपको बता दें। जैसे नियम है, ऐसे अधिनियम है, विधेयक है, तो ये सारे शब्द आते हैं। एक्ट, रूल्स रेगुलेशन एक्ट, है ना, बिल। तो अब इसको तो हम प्रयोग करते हैं, लेकिन जब तक इसके बारे में नहीं जानेंगे तो एक बार समझ के अंतर हम प्रयोग नहीं कर पाए। आप सब जानते हैं कि बिल उसे कहते हैं जो राज्य या विधानमंडल में या संसद में प्रस्ताव आता है, और प्रस्ताव भी विचार में आया है लेकिन वो पारित नहीं हुआ है, उसको हम बिल कहते हैं। लेकिन जैसे ही पारित हो गया तो फिर वो एक्ट हो जाता है, तो वो अधिनियम बन जाता है। फिर रूल्स है, नियम है। नियम और अधिनियम में क्या अंतर है? अब हम प्रयोग तो खूब करते हैं, लेकिन यह क्या है कि जो नियम होते हैं वो नियम किसी स्वायत्त संस्था के हो सकते हैं, एक विद्यालय के नियम हो सकते हैं कि विद्यालय इतने समय पर खुलेगा, इतने से बंद होगा, लंच आवर ये होगा, मध्याह्न भोजन का अंतराल होगा, अंतराल से उपयोग करते हैं। लेकिन नियम के साथ साथ किसी सोसाइटी के हो सकते हैं, किसी ट्रस्ट के नियम हो सकते हैं, स्वयं से संस्था के नियम हो सकते हैं, लेकिन अधिनियम वही होते हैं जो कि शासन के द्वारा पारित होते हैं, विधानमंडल के द्वारा पारित, वो अधिनियम होते हैं। इसलिए नियम और अधिनियम। अब अधिउपसर्ग लगा। अब ये अधिउपसर्ग जो है ये बड़े काम की चीज है। कार मूल शब्द है, कार में लगा अधि हो गया, अधिकार। अब कठिन कब होता है? क्या उन्होंने उस पर पद पर अधिष्ठित हुए। अब अधिष्ठित न करो भाई, बैठना कह सकते हो, पद पर आसीन कह दो, तो उसकी तुलना में, अधिष्ठित की तुलना में हम आसीन कह सकते हैं। तो पदासीन हुए, पद पर आसीन में बैठना, पद पर बैठ गए, पद पर स्वभाव प्राप्त कर लिए। लेकिन उसको अगर हम और अधिक न कठिन करें, क्लिष्ट न करें, तो कुल मिलाकर के सामासिक शब्द जब ज्यादा प्रयोग करें, अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे, इसलिए इसको हम प्रयोग देख लें कि कहाँ पर। लेकिन अब ये आवश्यकता इस बात की, जब हम गहराई जाएंगे, हम आदरणीय राय साहब की शैली में बोलना चाहते हैं, थोड़ी बातें एकेडमिक कर लें, बस 1-2 मिनट अकादमिक बातें करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि वेदांत से लेकर आज तक, क्या वेदांत की बातें आपको पारिभाषिक नहीं लगती? बहुत पारिभाषिक है। अगर कोई कहते साहित्य लाभ, लाभ और साहित्य लाभ, तो साहित्य लाभ भी जो है, क्योंकि वीरेंद्र साहब भी योग के भी बहुत बड़े कुशल बोलता है। वेदांत के जो शब्द है, अध्यात्म के जो शब्द है,
वो बहुत पारिभाषिक। पारिभाषिक शब्द माने कि जो विचारों, जिसके विचार जो है उसको विचारों से शब्दों में बिल्कुल बांध दिया गया है, उसकी परिभाषा कर दी गई और वो रूढ़ हो गए हैं कि वो उसी अर्थ में पूरे प्रयोग किए जाएंगे, अन्य में नहीं। तो लिंग्विस्ट जो भाषाविद हैं वो दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक है रजिस्टर, एक है डिस्कोर्स। रजिस्टर को कहते हैं, रजिस्टर माने पंजिका भी होता है, रजिस्टर कहते हैं प्रयुक्ति। प्रयुक्ति, प्रयुक्ति का तात्पर्य है कि वैसे तो प्रयुक्ति का शब्द विशुद्ध करें तो प्राधनुक्ति हो जाएगा, मैंने विशिष्ट उक्ति, विशेष प्रा जहाँ लगाते हैं विशेष हो जाता है। प्रयुक्ति माने व्यवहार क्षेत्र। आप जानते हैं कि भाषा के व्यवहार क्षेत्र बहुत है। आज की सदी में विधि के शब्द अलग है, विज्ञान के अलग है, विज्ञान में दोनों शामिल है, मेटेरियल साइंस और लाइफ साइंस। विधि, विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग माने अभियांत्रिकी, जहाजरानी, उड्डयन, विदेशी मामले, मर्केंटाइल, वाणिज्य, इन सब की अलग अलग शब्द आ गए। सोना उछला और चांदी लुढ़की। चांदी लुढ़की, बहुत अच्छा कहा। तो उसका तात्पर्य, तो इसकी अलग अलग क्षेत्र है। तो अब होम्योपैथी में बहुत सारे शब्द होंगे अपने, लेकिन एक होता सामान्य प्रशासन की पत्राचार के शब्द। तो एक ध्यान है कि हम जिस विभाग में कार्य कर रहे हैं, आप तो एक ही विभाग के हैं, लेकिन आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो राजभाषा हिंदी की कार्यशाला की, नवाचार की, तो जिन जिन क्षेत्रों में जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो हिंदी अधिकारी हैं, जो कार्य कर रहे हैं, एक तो अपने विभाग की जो पारक शब्दावली है उससे हम परिचित हों, अपने विभाग की पारक शब्दावली से, और इसी के साथ साथ ये भी परिचय हो कि हम वाक्य निर्माण जो करें वो किस प्रकार से करें। तो पारिभाषिक शब्दावली, अब वो पारिभाषिक शब्दावली जब हम अकादमिक की चर्चा बात करें, पारिभाषिक शब्दावली हमारी अनिवार्यता है, वो हमारी अनिवार्यता, क्योंकि वो जो है एक उपवाक्य वाक्य को अपने में पूरा समोए हुए, समाहित किए हुए छोटे छोटे वाक्य जो है, वाक्य पूरे वाक्य वो उपवाक्य एक शब्दों में आ गए। तो इस पर ध्यान देना होगा कि क्या हम पारिभाषिक शब्दावली को रिप्लेस कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। बस कितने में छूट ले लेंगे? जब हम सरल हिंदी की चर्चा करें, सहज हिंदी की छूट क्या लेंगे? छूट लेंगे कि सामासिक शब्दों से बचे, और अगर उसके समानांतर कोई अंग्रेजी का शब्द प्रचलन में आ गया है तो उसका हम हिंदीकरण कर लें और उसी हिंदीकरण वाले शब्द में उपसर्ग प्रत्यय हिंदी के लगा दें। स्टेशन, स्टेशनों, अंग्रेजी में स्टेशन हो जाएगा तो हिंदी में स्टेशनों हो जाएगा। तो हिंदीकरण करके और उस पर हमने प्रत्यय किसके लगा दिए? हिंदी के लगा दिए। तो ये छूट है और इससे हम तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन फिर जो भाषाविद होते हैं, वो भाषाविद जो शब्दावली आयोग में जाकर के कोष तैयार करते हैं, सुझाव देते हैं, वो कुछ समझौते वाले होते नहीं। वो क्या कहते हैं कि भाई सब कुछ कर लोगे कि हिंदी भी जाएगी कहाँ पर? बचेगी क्या? फिर बचेगी क्या? सारे अंग्रेजी शब्दों का आपने हिंदीकरण कर दिया और प्रत्यय लगा दिया, तो क्या हिंदीकरण कहाँ तक करेंगे? हिंदीकरण हम किस लेवल तक करें? तो ये भी ध्यान देना होगा कि फिर जिसको हम कठिन कहते हैं, तो कठिन शब्द पूछने का हम उसको धीरे धीरे आत्मसात करेंगे, क्योंकि जब अपेक्षा है, सापेक्ष है, अपेक्षित, उसी से प्लूरल बन गया। जहां इत प्रत्यय लगता है, इत ध्यान रखिएगा, इत प्रत्यय, ये प्रत्यय बड़े महत्वपूर्ण, इत और इत, ह्रस्व और ता, इत प्रत्यय वो पास्ट टेंस हो जाता है। इत प्रत्यय उसका नाम संबंधित, जैसे सोसाइटी, सोशल, सोसाइटी माने समाज और सोशल माने सामाजिक, तो वैसे ही इक प्रत्यय लगा। तो इक प्रत्यय केमिकल, रसायन, रासायनिक, इक प्रत्यय जहां लगा था रसायन से संबंधित रासायनिक हो गया। तो इक प्रत्यय बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। और ये इक की खूबी क्या है? वो पूर्व पद को, पूर्व शब्द को क्या करती है? वो अपने रूप में उसको दीर्घ कर देती है। नगर और इक लगाया तो नागरिक हो गया, पहले को दीर्घ कर देती है। इतिहास में इक लगाया तो ऐतिहासिक हो गया, भूगोल में लगाया तो भौगोलिक हो गया, और कर देंगे। तो इसलिए कठिन नहीं लग रहा। अब उस सूत्र को हम समझ जाए बस। तो भूगोल से संबंधित प्रकरण है, समाज से संबंधित प्रकरण, तो हम क्या लिखेंगे? समाज से संबंधित प्रकरण, ये न लिख करके हम कहेंगे सामाजिक, सामाजिक संदर्भ, ये करेंगे। तो इस प्रकार से हम प्रत्ययों से क्या करते हैं? प्रत्यय हमारे लिए उपयोगी भी है। वो क्या करते हैं
कि वो पूरे लंबे वाक्य को सीमित कर दे। आपसे अपेक्षा की जाती है, ये कहिए या अथवा ये कहिए कि ये अपेक्षित है, बात तो जरूर आता है। तो इसलिए वो छोटा कर देते हैं। तो जो स्थान को बचाते हैं, सहज और सरल हिंदी, जो आज का मुख्य कार्यशाला का जो केंद्रीय विषय है वो ये है कि हम अधिक से अधिक जन सामान्य से जुड़े और हिंदी अधिक से अधिक कार्यान्वयन में लाई जाए, इसलिए किया गया है। और ये है कि पारिभाषिक शब्दावली महत्वपूर्ण तो है, लेकिन उसके समानांतर अगर आम फहम में सरल में जो जीवन में रच बस गई है उसको हिंदीकरण करके हम स्वीकार करेंगे। यही हमारा मंतव्य होना चाहिए, यही हमारा अभीष्ट होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई जिज्ञासा है उससे लंच के टाइम से जिज्ञासा बस आपने मुझे याद किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आदरणीय पुनः श्री रामतिक जी को, लिपि जी को और हमारे जो लंच के बाद हैं आदरणीय गोपाल राय जी